नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झावड़ा। आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ बैंक ऑपरेट स्मूथली। बैंक काम स्मूथली कैसे करता है। तो देखिए, कोई भी चीज जब काम होता है तो एक डिसिप्लिन वे में होने के लिए उसे कानून को फॉलो करना पड़ता है, और बैंक कानून को फॉलो करता है इन तीन कानून को, जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, जिसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। आप बैंकिंग से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। फिर फॉलो करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को और कंपनी एक्ट 1956 को। और आज हम समझेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में समझने से पहले थोड़े इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 में जब आया था तो ये काम करता था एज ए सेंट्रल बैंक की तरह, कि सारे बैंक को ऑपरेट करेंगे एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन की तरह कंट्रोल करेंगे। उसके बाद इसे रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से। लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस पाने के लिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस पाने के लिए कि बैंक काम कैसे करती है, बैंक किन किन सेक्शन के थ्रू काम करेगी, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस हो कि वो जो पैसा रख रहे हैं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। कोई बैंक कोई बिजनेस करने तो उतनी नहीं है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लो ना हो, लोगों में लो कॉन्फिडेंस मोशन ना स्टार्ट हो जाए, इसीलिए कुछ अच्छे कानून के साथ बैंक इस चीज को ऑपरेट की। तो उस एक्ट का नाम निकालिए, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। स्टार्टिंग में इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं था, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। लेकिन इसमें क्या हुआ करता था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोन प्रोवाइड करती है, जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं हुआ करता था। मतलब उनके ऊपर ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता था। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव बैंक हुआ करते थे उसके ऊपर भी ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, 1965 में कोऑपरेटिव बैंक को इंक्लूड कर लिया गया कि इनके ऊपर भी क्या होगा, ये एक्ट लागू होगा, क्योंकि अल्टीमेट कोऑपरेटिव बैंक में भी तो पब्लिक का ही पैसा होता है, तो वहां भी तो एक नियम और कानून होना चाहिए। नहीं तो कल अगर कोऑपरेटिव बैंक भी कोलैप्स कर गया तो लोग जिम्मेदार किसको बोलेंगे, बैंक को, आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसीलिए इसे सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो कानून है वो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो 1965 से कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूड हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी होती है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में लोन प्रोवाइड करती है, वो अभी भी एक्सक्लूड है। क्लियर है। और कॉन्फिडेंस पाने के लिए इस एक्ट को लाया गया, और 1966 में जब ये आ गया तो इसका नाम चेंज करके कर दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब ईयर सेम था, बस कानून में थोड़ा बदलाव था। कंपनी एक्ट की जगह क्या हो गया, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और आज हम इसी को समझेंगे कि ऐसे इसमें टोटल 56 सेक्शन है। एक सेक्शन ऐड हुआ था 56, जो कोऑपरेटिव बैंक के नाम पे था। तो पूरे 56 सेक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल है। हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझेंगे जो एज अ पब्लिक और एज अ बैंकर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सेक्शन 5 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि बैंकिंग मतलब इसका काम क्या है, मेन पर्पस क्या है। तो कहता है मींस एक्सेप्टिंग द पर्पस ऑफ लैंडिंग। कोई भी जो डिपॉजिट लेंगे ये पब्लिक से, तो इनका पर्पस होना चाहिए कि लेके किसी और को लैंडिंग देना है, क्योंकि लैंडिंग करेंगे तभी तो जो इंटरेस्ट आएगा उससे वो सारे काम कर सकते हैं। जो अलग तरह के फैसिलिटी ये दूसरे पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, तो उस इंटरेस्ट से ही तो करेंगे। तो बैंक का अल्टीमेट जो पर्पस होता है वो लैंडिंग ही होता है। बाद में जो भी काम होता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे या एक्सचेंज के तौर पे, वो सब सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम उनका होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कीजिए और लैंडिंग कीजिए, ताकि इंटरेस्ट जो आ सके आपको, मैंने चार्ज जो आप देते हो बैंक चार्ज, वो इंटरेस्ट उनके लिए हो गया, वो जो आ सके उससे आप दूसरे सेकेंडरी काम कर सकते हैं। समझ गए। साथ ही साथ इन्हें ये कहा गया कि आप सिर्फ यही काम करेंगे, इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेडिंग बिजनेस खोल के बैठ जाएं, कि जो बैंक है वो कहीं ऐसा ना हो कि गुड्स का बिजनेस चालू कर दे, कि सामान बेचना चालू कर दे। आपका जो फोकस होना चाहिए वो बैंकिंग से रिलेटेड काम पे ही होना चाहिए, चाहे वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हो, चेक ड्राफ्ट हो, इस सब के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि बैंक एक बिजनेस के तौर पे काम करने लगे कि हम ट्रेडिंग करेंगे गुड्स का, इस सब का चीज नहीं होना चाहिए। और ये होना चाहिए ध्यान, ये सेक्शन 6 में बताया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि बैंक जो भी ओपन होगा उसमें नाम होना चाहिए या तो बैंक, या तो बैंकर, या तो बैंकिंग कंपनी, या तो बैंकिंग। ये चार चीजों का जिक्र होना चाहिए।
इसीलिए आप देखिएगा कोई भी जो बैंक खुलते हैं उनमें ये चार चीज आपको मिलेंगे ही, या तो बैंक वर्ड मिलेगा, या तो बैंकर मिलेगा, या तो बैंकिंग कंपनी मिलेगा, और या तो बैंकिंग मिलेगा। तो इस चार चीज से होना चाहिए। समझ गए? अब कहा जाता है कि सेक्शन 9 में कि इन्हें प्रोहिबिट किया गया। किस चीज से प्रोहिबिट किया गया? कहता है कि होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन यूज। मान लीजिए जो पब्लिक पैसा देते हैं तो बैंक कहीं ये ना सोचे कि पैसा तो बहुत आ गया और अपना वेल्थ हम खुद क्रिएट करेंगे, हम कुछ लैंड और बिल्डिंग खरीदेंगे, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो बैंक को इस काम से रोकने के लिए सेक्शन 9 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ताकि आप कभी भी दूसरे का पैसा से आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्रिएट नहीं करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करेंगे? यूज के लिए नहीं बनाएंगे। समझ गया? चलिए सेक्शन 11 को समझते हैं। जिस तरह हम और आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे ये बोलता है ना, कोई बैंक एक आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। आपको पहले इतने पैसे से अकाउंट खुलवाना होगा, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी हो, एक मिनिमम आपका पैसा होना चाहिए, उसके साथ ही हम अकाउंट खोलेंगे। वो स्कूल जमाना गया जब जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलता था। तो आपको एक पेड अप कैपिटल लाना होगा। उसी तरह हम जब बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो हमसे वो पेड अप कैपिटल लेते हैं 5, 10, 15, 20 के तौर पे। सिमिलरली जब बैंक कोई ओपन करता है तो बैंक को जब अपना अकाउंट खोलना रहता है तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई कहती है कि एज पर सेक्शन 11 आपके पास जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, अगर आप डोमेस्टिक बैंक हो, मतलब आप अगर इंडिया के ही बैंक हो, खोलना चाहते हैं, इंडिया में ही रहते हो, तो आपके लिए ये 5 लाख है कि आपका पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, उसके बाद ही हम खोलेंगे। और वो भी अगर आपको कोलकाता या मुंबई में खोलना है तो पेड अप कैपिटल हम बढ़ा के 10 लाख कर देंगे, क्योंकि एक फिनांस कैपिटल है और एक पहले से नेशनल कैपिटल हुआ करता था। तो इसीलिए अगर डोमेस्टिक कोई भी बैंक हो, अगर वो ओपन करती है अपना बैंक, तो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। जैसे हम और आप किसके पास जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए? बैंक के पास। तो बैंक को जब अपना अकाउंट खोलना रहता है तो आरबीआई के पास जाती है। तो आरबीआई उनसे क्या कहता है कि आपका जो पेड अप कैपिटल हो वो डोमेस्टिक कंपनी है, आप मतलब डोमेस्टिक बैंक है, आप इंडिया में ही रहते हैं, तो आपका 5 लाख से स्टार्ट होना चाहिए। पेड अप कैपिटल आपके पास कितना होना चाहिए? 5 लाख। और वो भी किसी भी राज्य में आप खोलें। लेकिन अगर आप मुंबई और कोलकाता में खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये पेड अप कैपिटल हम कर देंगे 10 लाख, मतलब 10 लाख से आप खोलेंगे। ठीक है? साथ ही साथ कहते हैं कोई अगर फॉरेन बैंक आता है यहाँ खोलने के लिए तो उसके लिए ये पेड अप कैपिटल का लिमिट है कि 15 लाख होना चाहिए, तो ही हम खोलेंगे। और अगर वो ये चाहते हैं कि हमें भी कोलकाता या मुंबई में अपना अकाउंट खोलना है, मतलब बैंक खोलना है, तो उनकी पेड अप कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 20 लाख। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब कहता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 इंपावर करता है किसको? आरबीआई को। आरबीआई इशू डायरेक्टिव टू द बैंक फॉर द एडवांसेस। जो भी लोन्स एंड एडवांसेस की बातें होती है, आरबीआई का ये काम है कि निगरानी रखना, और वो एक डायरेक्टिव क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। किसको? बैंक को। क्योंकि बैंक को अल्टीमेट जो ऑपरेट करने का काम होता है वो किसका होता है? आरबीआई का। तो आरबीआई को सेक्शन 21 ये इंपावर करता है कि वो बैंक को लोन्स एंड एडवांसेस के मैटर में डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं। सेक्शन 21A ये कहा जाता है, ये पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि रीओपन, मतलब बैंक कोई भी शैल नॉट रीओपन बाय एनी कोड आरओआई। समझिए, कहता है बैंक कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों ना चार्ज करे। कोई भी पब्लिक किसी भी कोर्ट में जाके ये नहीं कंप्लेन कर सकता है कि इस बैंक ने हमसे इतना रेट ऑफ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो बैंक हमसे कम ले रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैटर को लेके कोई पब्लिक किसी बैंक में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता। वो एक इंडिपेंडेंट है, वो बैंक का मैटर है, बैंक समझेगा। तो इंटरेस्ट के पोर्शन को लेके कोई भी पब्लिक आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये बैंक हमसे ज़्यादा चार्ज ले रहा है, ये बैंक हमसे कम चार्ज ले रहा है। तो इस मैटर पे कभी भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं बैंक को फंसाने के लिए। ये कौन कहता है? सेक्शन 21A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। समझ गए? ये आम पब्लिक के लिए जरूरी था। सेक्शन 22 फिर से इंपावर करता है किसको? आरबीआई को। क्यों? जिस तरह हम और आप अकाउंट खोलने के लिए बैंक में जाते हैं तो वो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अकाउंट खोलती है, उसी तरह आरबीआई जो है वो सेक्शन 22 के हिसाब से बैंक को सब कुछ देखने के बाद उसे लाइसेंस देती है कि आप बैंक को रन कर सकते हो, आप एज अ बैंक अब खोल सकते हो। तो ये सेक्शन 22 उन्हें बैंक खोलने का लाइसेंस देती है। साथ ही साथ सेक्शन 23 ब्रांचेज खोलने का भी लाइसेंस देती है। कौन? आरबीआई ही। तो 22 में लाइसेंस मिलता है बैंक खोलने का, और 23 में लाइसेंस मिलता है ब्रांचेज खोलने का। किसके तरफ से? आरबीआई को।
ठीक है, अब समझिए सेक्शन 24। सेक्शन 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक्शन 24 कहता है कि हर बैंक को SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करना होगा। अब ये क्या होता है, तो देखिए बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका 18% जो भी करंट रेट है 18% बैंक को अपने पास उस डिपॉजिट का रखना होगा हमेशा, उसे हम SLR कहते हैं। ठीक इसका उल्टा 24 का उल्टा 42 RBI 1934 में कहता है CRR कैश रिजर्व रेशियो। मतलब हर बैंक अपने डिपॉजिट का 4.5% जो अभी करंट रेट है वो सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास जमा रखेगी एज अ कैश रिजर्व रेशियो, ताकि इमरजेंसी में जब बैंक को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पैसा वो उससे उठा ले। समझ गए? तो आप BR एक्ट के हिसाब से सेक्शन 24 में SLR को समझते हैं जो कि 18% अपने बैंक अपने डिपॉजिट का केप्ट रखती है। ठीक इसका उल्टा अगर आप 42 में करेंगे तो RBI 1934 में CRR जो बैंक सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास अपने 4.5% डिपॉजिट का वहां हमेशा मेंटेन कर रखती है। तो ये बैंक को ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपने बैंक में भी रखिए और हमारे पास भी रखिए। समझे? ये कौन देता है? RBI। सेक्शन 26A ये कहता है कि रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। कहता है मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, तो कोई मिस्टर एक्स अगर अपना पैसा अगर बैंक में रखता है और कुछ सर्टेन टाइम के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके पास अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो वो डिपॉजिट क्या हो गया? अनक्लेम्ड, कोई उसे लेने वाला नहीं है। तो ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट जिसे लेने वाला कोई नहीं है, अगर वो 10 साल तक कोई नहीं लेता है तो उस सारे पैसे को बैंक को क्या करना होगा? RBI को हैंड ओवर करना होगा। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 26A। फिर RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से उसे जो करना होगा करेगी। तो सेक्शन 26 से ये कहता है कि जो भी अनक्लेम डिपॉजिट हो जो 10 साल से ज्यादा हो गए हो उस सारे अनक्लेम डिपॉजिट को RBI को सौंप देना होगा, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के साथ जो करना होगा करेगी। सेक्शन 45Y, सेक्शन 45Y ये कहता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द बैंक रिकॉर्ड। आप जो बैंक के ऑडिट देखते हैं तो बैंक को भी तो अपने हिसाब खाता जो अकाउंट्स है मेंटेन करने होंगे। ये कौन कहता है? सेक्शन 45Y कहता है कि बैंक को अपने जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, ताकि कभी भी अगर सेंट्रल बैंक को किसी बैंक पे नजर रखनी हो तो RBI के परमिशन से उस बैंक के सारे अकाउंट्स को वो देख सके। ठीक है। सेक्शन 45ZA ये कहता है कि नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट, जिस तरह का भी आप डिपॉजिट करते हैं तो हमेशा बैंक कहती है कि आप अपने एक नॉमिनी का नाम डाल दीजिए, ताकि अगर इन फ्यूचर किसी को कुछ हो जाए तो उस सारे पैसे को क्लेम कौन कर सके? नॉमिनी कर सके, किसी का तो भला हो। तो ये सेक्शन ZA जो है वो प्रिजर्व करती है कि आप नॉमिनी का नाम डलवाएं जो भी पब्लिक डिपॉजिट कर दिया है। और सेक्शन 56 जो मैंने कहा लास्ट सेक्शन है, यही एक ऐड हुआ था 1965 में, जहां ये कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंक को भी इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करिए, ताकि ये एक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी क्या हो सके? इम्प्लीमेंट हो सके। तो आई होप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से जो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंकिंग फील्ड से और कोई आपके बंधु बांधव अगर इस चीज को जानना चाहते हैं तो आप उनको भी ये क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग से रिलेटेड और किसी कानून के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।